एक 22 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की जो अपने कुछ बहनों के साथ शाम के करीब 5 बजे के आसपास एक ब्यूटी पार्लर में जाती है, क्योंकि उस दिन उस लड़की की बारात आने वाली थी। जब 4 से 5 घंटे का समय गुजरता है, रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास एक लड़का अपने मुंह पर रुमाल बांधकर उसी ब्यूटी पार्लर में एंट्री कर जाता है और उस लड़की के ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से उस लड़की की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। पर जब इस बात की जानकारी लड़की के परिवार वालों को मालूम चलता है, चूंकि इधर दरवाजे पे बारात आ चुकी थी, सारा लोग खुशियों में सराबोर हुए पड़े थे, अचानक ये खुशियों का माहौल गम में तब्दील हो जाता है। पर पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश के दतिया जिले की। दतिया का एक इलाका पड़ता है बरगांव, और इसी बरगांव का रहने वाला है राजकिशोर अहिरवार। राजकिशोर के परिवार में उसकी पत्नी रानी के अलावा 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। बेटे का नाम है विशाल, आकाश, और सबसे छोटी बेटी का नाम है काजल। काजल जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। दरअसल काजल जो अपने ही इलाके के एक हाई स्कूल में पढ़ाई करती है। काजल जो पढ़ने में भी काफ़ी तेज तरार है, इसीलिए राजकुमार भी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसका एक बेहतर करियर बनाना चाहता है। दरअसल राजकिशोर के ही पड़ोस का रहने वाला है धनीराम अहिरवार। धनीराम के भी परिवार में उसकी पत्नी उषा के अलावा सिर्फ एक ही बेटा है, जिसका नाम है दीपक। दीपक जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो ग्वालियर शहर में रहकर आईएएस की तैयारी करता है। दरअसल दीपक भी इतना काफ़ी पढ़ने में तेज है कि लोग उसे किताबी कीड़ा कहते हैं। चूँकि राजकिशोर और धनीराम पड़ोस के रहने वाले हैं, इसीलिए दोनों के परिवार में अच्छा खासा तालमेल भी होता है, जिस वजह से दोनों घर के परिवार भी अक्सर एक दूसरे के घर भी आया जाया करते हैं। पड़ोसी होने की वजह से दीपक और काजल के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दीपक और काजल के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला कर लेते हैं। और शादी को लेकर के काजल और दीपक जब अपने अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं, इस शादी के लिए दीपक का पूरा परिवार तो तैयार होता ही है, इधर राजकिशोर का भी पूरा परिवार तैयार हो जाता है। लेकिन राजकिशोर इस शादी के खिलाफ हो जाता है। हालांकि राजकिशोर को जब यह मालूम चलता है कि उसकी बेटी का पड़ोस के ही रहने वाले दीपक के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, राजकिशोर अपनी बेटी काजल को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शायद तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। काजल भी अपने पिता को जवाब देते हुए कहती है कि मैं दीपक के अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे बगैर ना तो दीपक रह सकता है और ना मैं दीपक के बगैर रह सकती हूँ। काजल जब अपना फाइनली फैसला सुना देती है, इधर उसके पिता राजकिशोर को जब पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी मानने वाली नहीं है, आखिरकार अब राजकिशोर अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। और आखिरकार राजकिशोर की यह तलाश उत्तर प्रदेश झांसी के सिंथरी गांव में जाकर खत्म होता है। दरअसल सिंथरी गांव का रहने वाला राज जाटो उसे पसंद आ जाता है। उसके बाद से राजकिशोर अपनी बेटी काजल का रिश्ता राज जाटो से तय कर देता है। और जब अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता है, उसके बाद से दीपक के पिता धनीराम से जाकर मुलाकात करता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम अपने बेटे दीपक को समझा दो, क्योंकि वो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है और मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। इधर धनीराम भी अपने बेटे को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दीपक भी अपनी जिद पे उतर जाता है। इसीलिए धनीराम अपने बेटे को फिर से ग्वालियर भेज देता है। दीपक भले ही ग्वालियर में चला जाता है, लेकिन वहाँ पे दीपक का मन नहीं लगता है। कुछ ही दिनों के बाद वापस अपने घर पे आ जाता है और पहले के जैसे ही काजल से फ़ोन पे बातचीत करता है। दोनों जब फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दिन काजल दीपक से कहती है कि भले ही मेरा रिश्ता तय हो गया है, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। काजल जब इस तरह की बातें कहती है, उसके बाद से अब दीपक भी उसे समझाते हुए कहता है कि अब हमारे पास मात्र एक ही रास्ता है,
दरअसल तुम्हारे पिता हम दोनों की शादी किसी कीमत पे नहीं होने देंगे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम दोनों घर छोड़ करके भाग जाते हैं। दीपक जब घर छोड़कर भागने की बात कहता है, काजल भी इसके लिए तैयार हो जाती है और फिर दोनों एक सही मौके का इंतजार करते हैं। और आखिरकार 9 जून 2024 को दीपक और काजल घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं और दोनों ग्वालियर शहर में चले जाते हैं। लेकिन काजल जब अपना घर छोड़ करके फरार होती है तो अपने घर पे अपने पिता के नाम एक चिट्ठी छोड़ जाती है, जिसमें काजल लिखती है कि मैं दीपक के साथ अपनी मर्जी से ग्वालियर जा रही हूँ और वहीं पे हम दोनों शादी कर लेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमें ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर आप हम दोनों को परेशान करने की कोशिश करेंगे तो वादा रहा हम दोनों ही आत्महत्या कर लेंगे। साथ ही साथ काजल अपने पिता से ये भी रिक्वेस्ट करती है कि आप दीपक के परिवार वालों को परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से दीपक के साथ आई हूँ। दीपक और काजल घर छोड़ करके 9 जून 2024 को ग्वालियर शहर में चले तो जाते हैं, लेकिन संडे होने की वजह से कोर्ट मैरिज नहीं कर पाते हैं। इधर राजकिशोर को जब मालूम चलता है कि दोनों ग्वालियर शहर में गए हैं, राजकिशोर पुलिस को लेकर ग्वालियर में चला जाता है और वहां से अपनी बेटी को लेकर वापस आ जाता है। लेकिन राजकिशोर जब अपनी बेटी को लेकर वहां से रिटर्न होता है तो अपने घर आने की बजाय उत्तर प्रदेश के झांसी काजल के मामा के घर चला जाता है। और जब अपनी बेटी को लेकर काजल के मामा के घर पे पहुंचता है तो राज जाटव के परिवार वालों से मुलाकात करता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूं और मैं अपनी बेटी की शादी अपने घर से नहीं बल्कि उसके मामा के घर से ही करूंगा। राजकिशोर जब झांसी से ही अपनी बेटी की शादी करने की बात कहता है, इस पे राज जाटव के परिवार वाले भी राजकिशोर से सवाल करते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। इस पे राजकिशोर राज जाटव के परिवार वालों को समझाते हुए कहता है कि दरअसल इस शादी के बारे में मैं अपने गांव में किसी को नहीं बताया हूं, क्योंकि पड़ोस के ही रहने वाला एक व्यक्ति के साथ मेरा दुश्मनी चल रहा है। अगर तुम लोग वहां पे बारात लेकर के आओगे तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन राजकिशोर अपनी बेटी की सच्चाई नहीं बताता है। राज जाटव के परिवार वाले भी इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और आखिरकार 23 जून 2024 को शादी की तारीख रख दी जाती है। हालांकि शादी की जब तारीख रख दी जाती है, इस बात की जानकारी राजकिशोर के गांव में किसी को नहीं मालूम चलता है, पर ना जाने कैसे इस बात की जानकारी दीपक को मालूम चल जाता है। दीपक जब अपने घर पे पहुंचता है तो अपनी मां से कहता है कि मैं काजल के बगैर नहीं रह सकता हूं और उसकी शादी होने वाली है। इस पे दीपक की मां उषा भी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम काजल को भूल जाओ, उसकी शादी होने दो, उसकी घर गृहस्थी बस जाने दो, उसके बाद से हम तुम्हारी भी शादी किसी एक अच्छी लड़की को देख करके कर देंगे। लेकिन दीपक अपनी मां की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि दीपक अपनी मां को धमकी देते हुए कहता है कि अगर काजल मेरी नहीं हो पाई तो मैं किसी और को भी नहीं होने दूंगा। शादी की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती है, दीपक के अंदर भी बेचैनियां बढ़नी शुरू हो जाती है। दरअसल दीपक अब जब काजल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो काजल से उसकी बात भी नहीं हो पाती है। आखिरकार 23 जून 2024 को, जिस दिन इधर काजल के घर पे बारात आने वाली थी, शाम के करीब 5 बजे के आसपास काजल अपनी कुछ बहनों के साथ बगल के ही एक ब्यूटी पार्लर में जाती है। तभी इधर दीपक भी मध्य प्रदेश से चल करके उत्तर प्रदेश के झांसी में पहुंच जाता है। न जाने दीपक को कैसे मालूम चल जाता है कि काजल किस ब्यूटी पार्लर में गई है। करीब 8 बजे के आसपास दीपक भी उसी ब्यूटी पार्लर में एंट्री कर जाता है और जाकर काजल को समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ यहाँ से चल चलो, लेकिन काजल उसे साफ मना कर देती है। इसी बात को लेकर जब दोनों में बहस हो जाती है, उसके बाद से काजल की बहनें भी दीपक को उस ब्यूटी पार्लर से बाहर ये कहकर के निकाल देती है कि इसके अंदर पुरुषों का आना मना है। वहाँ से जब बाहर निकलता है, दीपक कुछ देर तक वहीं पे खड़े होकर के इंतजार करता है और आखिरकार एक फैसला कर लेता है। दरअसल दीपक ये सोच करके गया था कि अगर काजल मेरे साथ आ गई तो ठीक है, वरना मैं हमेशा के लिए उसे इस दुनिया से हटा दूंगा। कुछ देर तक वहां पे खड़े होने के बाद जब इंतजार करता है, सोच विचार करने के बाद आखिरकार रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास फिर से ब्यूटी पार्लर में एंट्री करता है और जाकर काजल से कहता है कि अभी भी वक्त है, तुम मेरे साथ चल चलो, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दीपक काजल को धमकी भी देता है, लेकिन काजल उसके धमकी से नहीं डरती है। पर सोचने वाली बात यह थी
कि आखिरकार काजल दीपक के साथ जाने के लिए क्यों नहीं तैयार होती है। दीपक जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, काजल जब उसकी बात नहीं मानती है, आखिरकार दीपक अपने पास से एक तमंचा निकालता है और काजल के सीने पर सटाकर गोली चला देता है, जिसकी वजह से काजल की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। हालांकि गोली चलने की आवाज़ जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, भाग दौड़ करके वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले ही दीपक उस हथियार को हवा में लहराते हुए मौके से फरार हो जाता है। तभी वहां पर मौजूद लोग इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, इस बात की जानकारी जब काजल के परिवार वालों को मालूम चलता है, तो काजल के परिवार वाले भी उस ब्यूटी पार्लर के पास पहुंचते हैं। लेकिन तब तक इधर काजल के घर पे बारात आ चुकी थी। बारातियों को जब मालूम चलता है तो बाराती भी एकदम से सन्न रह जाते हैं। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, काजल की जब डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि काजल के सीने में एक गोली लगी है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब इस बारे में काजल की बहनों से पूछताछ करती है, तो काजल की बहनें भी दीपक का नाम बता देती है। हालांकि पुलिस जब दीपक के बारे में काजल के पिता राजकिशोर से पूछताछ करते हैं, तो राजकिशोर अब सारी कहानी पुलिस को बता देता है। उसके बाद से पुलिस अब दीपक को ढूंढना शुरू कर देती है। दीपक का मोबाइल तो बंद हो ही चुका था, उसका लोकेशन का भी कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। हालांकि पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, तो वहां पे दीपक के साथ दो और लड़के भी दिखाई देते हैं, पर उन दोनों लड़कों को कोई भी पहचान नहीं पाता है। पुलिस दीपक को ढूंढते हुए जब उसके घर पे जाती है, तो मालूम चलता है कि दीपक तो अपने घर पे मौजूद नहीं है। उसके घर वाले भी घर में ताला लगाकर कहीं फरार हो चुके थे। उसके बाद से पुलिस अब दीपक के ऊपर दबिश डालना शुरू करती है। जब 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 26 जून को दीपक का मोबाइल ऑन होता है और उसका लोकेशन मध्य प्रदेश के मुरैना का दिखाई देता है। दरअसल मुरैना के ही रेलवे स्टेशन के बगल से बैंक ऑफ इंडिया से दीपक 1000 रुपये निकालता है। पुलिस को जब दीपक का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ मध्य प्रदेश के मुरैना में पहुंच जाती है। दरअसल दीपक जब 1000 रुपया निकालता है, तो रेलवे स्टेशन के बगल के एक धर्मशाला में एक कमरा बुक करता है, जिसमें उसे रूम नंबर 5 दिया जाता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास दीपक जब रूम नंबर 5 में एंट्री करता है, उसके बाद से दोपहर के वक्त कोई खाना भी ऑर्डर नहीं करता है, जिसे लेकर के धर्मशाला के कर्मचारियों को भी लगता है कि आखिरकार रूम नंबर 5 से कोई ऑर्डर क्यों नहीं आया। कुछ कर्मचारी जब रूम नंबर 5 पे जा कर के आवाज़ देते हैं, अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। इसीलिए कर्मचारी जब बगल की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि दीपक अपने गले में गमछा बांध करके पंखे से लटकता हुआ दिखाई देता है। धर्मशाला के कर्मचारी जब इस तरह की नज़ारा देखते हैं, इस बात की जानकारी मुरैना पुलिस को देते हैं। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, डेड बॉडी को नीचे उतारने के बाद इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश झांसी पुलिस को देती है। इधर उत्तर प्रदेश की पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, तो दीपक की डेड बॉडी देखकर उसका शिनाख्त कर लेती है। दरअसल दीपक जो काजल की हत्या करने के बाद अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर लिया था। पुलिस दीपक की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस केस को बंद कर देती है। केस भले ही बंद हो जाता है, लेकिन पुलिस के सामने कई सारे सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार दीपक को यह मालूम कैसे चला था कि काजल कौन से ब्यूटी पार्लर में गई है। दूसरा सवाल ये भी था कि दीपक वह हथियार लाया कहाँ से था। तीसरी सवाल ये था कि जहाँ पे दीपक ने काजल की हत्या किया था, उस सीसीटीवी में जो 2 लड़के दिखाई दे रहे थे, दरअसल वो दोनों लड़के दीपक के साथ आए थे या फिर वहीं के रहने वाले थे। चूँकि दीपक भी अपना जीवन लीला समाप्त कर चुका था, इसीलिए पुलिस अब इस केस में आगे नहीं बढ़ पाई। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश सिंह जो जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं जगदीश जो जयपुर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मनान शेख जो अपना एड्रेस नहीं दिए हुए हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं पप्पू छाबड़ी
जो भोलापुरा धौलपुर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं प्रमोद कुशवाहा। प्रमोद कुशवाहा जो खिस्टून निवारी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।